अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निदा और नॉलेज सनिफाइड के एपिसोड 10 में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन अराउंड बैट थेरेपी। और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट माया। अस्सलाम वालेकुम माया, हाउ आर यू टुडे? Walaikum assalam, Nida. I'm good. How are you doing? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक्साइटेड हूँ कि हमने जो अपनी लास्ट टाइम बुक जो जिस पे डिस्कशन की थी, बैट थेरेपी बाय एबिगेल शायर, इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। और अब इंशाल्लाह अब हम इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस एपिसोड में। कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों हम इस एपिसोड में कवर कर लें। जो मेन कॉन्सेप्ट था बुक का, with a disclaimer कि हाँ, there are people who need therapy. This book is not against therapy, लेकिन ये हाईलाइट कर रही है iatrogenesis का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही है, और ये हाईलाइट कर रही है कि देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ थेरेपी एज वेल। और हमने इसी चीज को जो है वो डिस्कस किया था। iatrogenesis का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक के लिए। इट मीन्स when a problem or a wrong starts with the healer। जब कोई इफेक्ट आपको हीलर की वजह से हो जाता है, जैसे कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, कोई उसका नेग्लिजेंस बाय द हीलर और योर हेल्थ प्रोफेशनल, जो कि बहुत ज्यादा नोन फैक्ट है इन मेडिकल, लेकिन थेरेपी में उस कॉन्सेप्ट को उस तरह से जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो ये बुक उसी चीज पे है। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज अबाउट थेरेपी गोज एयरबॉर्न, इसमें जो है वो राइटर ये चीज बता रहे हैं कि थेरेपी जो है इट जस्ट गोइंग इनटू एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह से कोविड की तरह एयरबॉर्न होके जो है वो फैलती चली जा रही है। कि स्कूल्स में भी जो है वो टीचिंग स्टाइल जो है उसमें भी थेरेपी आ चुकी है। देन पेरेंटिंग में भी जो है वो बहुत थेरेपेटिक स्टाइल आ चुका है। देन जो उसके अलावा जो है ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड अ ट्रॉमा इन देयर लाइफ, एंड देन it's just going, therapy is just you know, जो स्टाइल है वो हर चीज में जो है वो हमारे आ चुका है। हर वॉक ऑफ लाइफ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, जिसके जो है वो बहुत अच्छे इम्पेक्ट नहीं हो रहा, खासतौर पे बच्चों पे जो है कि उनकी जो ग्रोथ है उस पे वो इम्पेक्ट कर रहा है ये चीज। तो आपका क्या ख्याल है जब आपने इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, या क्या आपने अपना इन्फर किया इस पार्ट 2 ऑफ द बुक? Yeah, thank you so much, Nida, for the introduction. अब जब हम सेकेंड सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें अब मुझे तो स्कूल से पास आउट हुए बहुत अरसा हो गया है लेकिन अब अपने अराउंड जो यंग टीनेजर्स को या बच्चों को देखते हैं स्कूल में आते जाते हुए, उनके एक्सपीरियंस देखते हैं तो वो बहुत मुख्तलिफ हैं। एक और फ़र्क ये भी है कि मेरी स्कूलिंग पाकिस्तान में हुई थी। यहाँ मैं कनेडियन बच्चों को देख रही हूँ, अपनी फैमिली के फ्रेंड्स के बच्चे जो यहाँ के स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस है। और जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा कि ये बुक इन्हीं बच्चों के एक्सपीरियंसेस को बता रही है। और मुझे बहुत चीज़ें समझ आईं जो पहले मुझे शायद नहीं इतनी उसकी इन्फॉर्मेशन थी। और मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसे लगा कि स्पेशली हमारे जो साउथ एशियन कल्चर के पेरेंट्स हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आए हैं और अब उनके बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमें ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है सोशल इमोशनल लर्निंग का। अब उसमें क्या है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उसमें जो टीचर्स हैं वो एक इमोशनल लर्निंग का एलिमेंट उसमें ऐड कर रहे हैं। अब सो मच सो कि यहाँ पे इवन मैथ जैसा सब्जेक्ट जो हमें लगता है कि बहुत ही एक, हम उसकी यूजुअली मिसाल देते हैं 2+2=4, उसमें और कोई गुंजाइश नहीं है इधर उधर की चीज़ें ऐड करने की।
लेकिन यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन दिया है कि आई आई कैंट थिंक ऑफ अ कंटेंट एरिया दैट नीड्स मोर सोशल इमोशनल लर्निंग दैन मैथमेटिक्स। ये एक एजुकेटर की कोटेशन है। तो यानी इस तरह के लोग जिनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि इवन मैथमेटिक्स नीड्स टू बी taught in a way that is emotionally aware। अब वो चीज़ों को कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। तो और एक और जो इसके अंदर अब ऑथर का ये कहना है कि बच्चों का यही होता है कि आप बच्चों को जब उनकी तरबियत कर रहे हैं तो आप जिस भी चीज़ पे ध्यान देंगे, जिस भी चीज़ पे फोकस करेंगे, वही चीज़ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप इमोशंस पे इतना फोकस हो रहा है तो बच्चे सारा वक्त अपने ही इमोशंस लेके बैठे हुए हैं। ज़रा सा कुछ हुआ है तो वो ट्रॉमा हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये एक तरह का ओवर लेबलिंग विद डायग्नोस्टिक टर्म्स, ये मतलब जो साइकोलॉजिकली सिकनेसेस हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनको हम एवरीडे यूज में इतना ओवर यूज कर रहे हैं, हर किसी को लेबल लगा रहे हैं और फिर उसके बाद हर कोई उसी लेबल के थ्रू, बच्चे जो हैं स्पेशली, वो अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। तो ये एक साइड इफेक्ट है जो आपने टर्म यूज की, थेरेपी गोज एयरबोर्न का। हर कोई थेरेपी के एंगल से हर किसी को देख रहा है। चाहे टीचर्स हैं वो बच्चों को पढ़ाते हुए उसी एंगल से देख रहे हैं, और इसी तरह हमारे सराउंडिंग में और भी जो एडल्ट्स हैं, यूजुअली उनकी जो बच्चों के साथ अब रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा थेरेपी के लेंस से हो रही है। तो ये एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा है कॉन्सेप्ट, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है समझने में कि यहाँ के जो हमारे बच्चे अब इस माशरे में या इस माहौल में बड़े हो रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और एक जो हमारा गैप है, जैसे हमारी तरबियत हुई थी उसके मुकाबले में यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। तो हमें एक थोड़ा जो गैप है उसको कवर करने में आई थिंक ये बुक बहुत हेल्प करेगी। अब इसी में इमोशनल लर्निंग के अलावा जो एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो है ट्रॉमा। हर चीज़ की ओरिजिनल अगर देखें, ओरिजिन देखें, तो वो ट्रॉमा से हो रही है। बच्चा बुरा फील कर रहा है तो वो उसको बताया जाएगा कि ओके मे बी इट इज़ यू यू आर ट्रॉमाटाइज्ड बाय दिस थिंग और दैट थिंग। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ऑथर ने बहुत एक अच्छी एक वो बताई है कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई। ये ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड जो हमारी सारी डिस्कशन है उसकी बिगिनिंग हुई थी जब कुछ साइंटिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने जो कॉम्बैट से वापस आए हुए सोल्जर्स थे उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उनको पता लगा कि पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, तो ट्रॉमा कैसे कैसे इफेक्ट करता है। अब उस लर्निंग को अप्लाई किया जा रहा है आजकल के बच्चों पे। तो ये ऑथर ने पेरेंट्स बहुत की डांट पे। हाँ, पेरेंट्स की डांट पे। पेरेंट्स की डांट जो है इट्स काइंड ऑफ लाइक ट्रीटेड एज इफ द किड हैज बीन टू टू अ कॉम्बैट, नॉट कॉम्बैट। इक्वल एट ऑल। तो ये जो एक मिस अलाइंड किस्म की एनोलॉजी बन गई है और इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया गया है कि यही तरीका है, ज़रा सी भी इनकन्वीनियंस हुई है लाइफ में तो उसको देखने का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने इस बुक से सीखे। और आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही जो बात जो आपने मेंशन की है कि जो बच्चे हैं वो कोई वॉर से वापस नहीं आ रहे हैं। ये इसकी इसी तरह से है जैसे फॉर एग्जांपल के जो है ना, जैसे लास्ट टाइम भी हमने जो है वो एक हेडेक की और माइग्रेन की बात की या थी कि जो है ना अब जो माइग्रेन की जो मेडिसिन है वो आप नॉर्मल हेडेक के टाइम पे यूज नहीं कर सकते, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। ठीक है। तो तो इस तरह से जो है वो हमारी अब जो ओवरऑल जो एक कहना चाहिए इन्वायरमेंट बन गई है वो इस तरह की बन चुकी है कि हम बड़े बड़े वर्ड जो है वो ऐसे ही यूज करना शुरू कर देते हैं कि सर में दर्द है तो मेरे माइग्रेन हो रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो जो है ना जरा थोड़ी सी भी ज्यादा इमोशनल
वो है, या कह लो कि यस, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ थोड़ी-सी डाँट ही हो, थोड़ा कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, या कुछ जो है, लेकिन उसको जो है ना वो इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि जो है वो पीटीएसडी के जो है वो कोई वॉर से आए हुए कॉम्बैक्ट, क्योंकि ट्रॉमा का वर्ड और ये जो सारी रिसर्च है ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब क्या कहते हैं सोल्जर्स वापस आए थे उन्हीं पे की गई थी। तो वो सारी जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो आप जो है वो डेली लाइफ में हुई हुई प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक बुक है ट्रॉमा पे, इंशाल्लाह हम जो है वो ज़रूर जो है उसको रिव्यू करेंगे, और उसमें भी जो साइकोलॉजिस्ट है उसने ये बहुत डिटेल से इस चीज़ को डिस्कस किया है, और ये भी कि trauma में PTSD is not the usual behavior. The usual behavior is resilience. राइट। तो हम यहाँ पे बच्चों को बार-बार इस तरह की चीज़ें बता-बता के उनकी रेज़िलियंस बिल्ड करने की बजाय उन्हें जो है ना ये बता रहे हैं कि भई यू आर ट्रॉमाटाइज्ड एंड दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर होल लाइफ, और आपको पता नहीं उस चीज़ के लिए कोई अकोमोडेशन चाहिए है, या आपको अकोमोडेट किया जाएगा इमोशनली, जो है वो स्कूल में भी, आपके घर में भी पेरेंट्स और वो भी आपको उस चीज़ के लिए अकोमोडेट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपको आगे जाके वर्क प्लेस पे भी और उस पे भी किया जाएगा। एक्चुअली वर्क प्लेस पे कोई अकोमोडेशन नहीं की यस। मिलती, और फिर जाके जो है ना एवरीथिंग जस्ट गेट मोर एंड मोर डिफिकल्ट। या। तो फिर तो ये चीज़ जो है वो और इसमें आगे फिर ये भी चीज़ आ जाती है कि जैसे आप कह रहे हो कि स्कूल्स में जो है ये जो है, तो किड्स आर यू नो encouraged टू अगर किसी का वाकई कोई ट्रॉमा भी है तो दे आर इनकरेज कि आप जो है ना क्लास के साथ शेयर करें या सबके साथ शेयर करें, उससे भी उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, या कहना चाहिए कि दे दे आर स्टक इन दैट फीलिंग, इंस्टेड ऑफ के स्कूल आके आप उनसे कहो कि उनकी रेजिलियंस को और बिल्ड करो कि वो गो थ्रू लाइफ, ताकि वो अपने आप को जो है वो कर सकें आपस में, फिर से जो है वो दे कैन गैदर देमसेल्व्स एंड कम अप विद इट। तो वो और ज्यादा जो है ना वो उसमें जो है वो धंसते चले जाते हैं, कहना चाहिए। राइट। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये जो ट्रॉमा है इस पे हम ज़रूर जो है ना ये चीज़ जो है वो करेंगे। एंड देन द थेरेपी इज़ आल्सो जो है वो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी हो चुकी है। अब again, when you go to a psychologist, even if you are procrastinating, भी आपके साथ बचपन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप जो है प्रोक्रेस्टिनेट, यार इवन इवन कुरान से कि इंसान बहुत सुस्त है। इंसान की नेचर में सुस्ती है। या। यू नीड अ वेरी बिग मोटिवेशन टू डू, उसको भी वो उस साइड पे ले जाएंगे कि समथिंग हैपेंस इन योर चाइल्डहुड, जिसकी वजह से जो है वो ये सारा कुछ आपके साथ जो है वो, या इफ यू यू हैव एंजाइटी, या if you feel uncomfortable around certain people, या everything goes back to कि आपके साथ जो है वो if you are not confident, um, every something happened in your you know in your childhood, और फिर उस चीज को जब बहुत ज्यादा जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाती है, और ये राइटर ने भी ये बात की है कि जब आप और ये इस चीज की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स ऑलरेडी मिलती हैं कि द वे यू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, आपकी वो मेमोरी को अफेक्ट करता है, और द वे यू आपकी जो उस वक्त की फीलिंग्स हैं वो भी आपकी मेमोरी को अफेक्ट करती है। मेमोरी डजंट वर्क लाइक दिस कि कोई जो है ना वो वीडियो है जो आपके दिमाग में जो है वो बैठी हुई है और यू कैन जस्ट,
व्हेन यू रीप्ले इट, और वो जब वापस आपकी मेमोरी में जाती है तो वो चेंज हो चुकी होती है राइट। बेस्ड ऑन योर करंट फीलिंग्स एंड द करंट कन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन। तो उसमें कि ये भी होता है कि छोटी सी बात जो है वो एक्चुअली चेंज हो जाता है, और ये मैंने देखा भी है। और ये चीज जो है वो नॉट इन जस्ट जो है वो बच्चों की थेरेपी में, ये जिस तरह से जो है व्हेन यू ग्रो अप, और जो बात जो है वो couple of people I personally know very close went through a therapy during their क्या कहना चाहिए कपल थेरेपी, या जो है ना अपने जो है वो when they were उनकी जो है वो मैरिजेज में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वही चीजें जो वो पहले बहुत रोमांटिसाइज करके बताया करते थे, या ये कहते थे कि इट इज लाइक अफेक्शनस, या जो है ना रिप्रेजेंटिंग देयर लव, वही बातें जो हैं वो कुछ अरसे के बाद जाके थेरेपिस्ट से वापस आके दे वर लाइक मेरे साथ तो ये सब कुछ जबरदस्ती हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो थेरेपी के बाद पता चला कि आई वाज बीइंग अब्यूज्ड। ओ वाह। ठीक है, और ये मेरा मैं अपने पर्सनल उससे हम्म। बता रही हूँ कि व्हाट आई हैव सीन इन देयर लाइफ हैपनिंग एवरीथिंग, एंड देन हाउ दे यूज्ड टू टेल, एंड देन आफ्टर दिस एंड दे, और फिर ये चीज, हम्म। सो और ये भी ये दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरी का एक बहुत बड़ा एपिसोड आया था, आई थिंक इन 70s या 80s इन अमेरिका, इन साइकोलॉजी, और ये जो ट्रॉमा इन्फ्यूज्ड वो है, ये इज गोइंग ऑन द सेम पाथ। हम्म। तो and it's very interesting. I think we will do an episode on the repressed memories as well. जरूर, तो ये इस चीज के लिए भी हमें जो है ना थेरेपी, इट्स अ वेरी बिग iatrogenesis, जो है वो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यू कैन इन्फ्यूज false memories, or you can change your memories, and when you are trying to find a trauma or something, you will definitely going to find it, या। ठीक है, when you are going to reverse engineer those feelings. हाँ, तो आप बताओ माया, आपका इस बारे में क्या, आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया या अपने इर्द गिर्द ऐसा ही कोई एग्जांपल देखी? मेरा ख्याल है कि जो अच्छा, इस बुक में यही बताया गया है कि मेमोरी को ऐसे देखना है कि मेमोरी यानी कि कोई चीज़ याद करना ऐसे है जैसे आप एक ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, यानी आप उसमें चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आप याद कर रहे हैं, आप डिटेल्स खुद से ऐड कर रहे हैं, वो चाहे उस वक्त नहीं भी हुई। इसमें मुझे अपनी एक पॉजिटिव सी याद है कि जब मैं समटाइम्स अपनी पुरानी बचपन की पिक्चर्स देखती हूँ, तो मैं कोई 2-3 साल की हूँ, मुझे लाइक पेरेंट्स ने उठाया हुआ है या कुछ इस तरह का हो रहा है, और मैं जैसे अपने अंकल्स या आंटीज के दरमियान में एक बहुत बड़ी ग्रुप फोटो है। अब मुझे पर्सनली उसकी कोई याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बड़े बहन भाइयों ने या पेरेंट्स ने बताया कि ये ईद थी या ये बर्थडे पार्टी थी, हम यहाँ गए थे, हमने ये किया था। तो बिल्कुल। अब जब मैं वो पिक्चर देखती हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे याद है कि मैं उस जगह थी, मैंने ये ईद उन अंकल के घर की थी, ये इस बर्थडे पार्टी में मैं इस बच्चे के घर गई थी, कुछ भी था। तो वो एक एक आपका माइंड बहुत पावरफुल एक टूल है, और वो आपको एक बहुत खूबसूरत सी एक एक तरह से वीडियो या एक पिक्चर बना के दिखा देता है, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद वहाँ थे। अब ये ब्रेन की एक बहुत अमेजिंग पावर है, लेकिन जब हम इसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो वो अगेन उसी तरह से वो नेगेटिव उसमें भी सामने आ सकती है कि मे बी वो यादें इतनी ट्रॉमेटिक नहीं थी, लेकिन अगर अब आप बैठ गए हैं कि आपने कोई वजह ढूंढनी है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो मुझे अब बुरा फील बिल्कुल। हो रहा है, तो आप उस माजी के कोई इवेंट को भी आप नेगेटिव पेंट कर देंगे। तो आई कैन बिल्कुल। डेफिनेटली रिलेट विद दिस थिंग। हम्म,
अच्छा, अब मैं आई वुड लव कि अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं उनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताएं कि आपने अगर अपनी फैमिली में या अपने अराउंड किसी के साथ ऐसा होता देखा कि कुछ वाकया हुआ था और बाद में उसको हम्म, किसी और तरीके से उन्होंने याद किया या कुछ उसमें ऐड कर दिया, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, अब इसके अलावा जो इस बुक में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुआ है वो है एम्पथी। अब ये एक ऐसा खूबसूरत पॉजिटिव किस्म का एक इमोशन है जिसके बारे में आमतौर पे हम कभी बुरा नहीं सोचते। बल्कि ये कहा जाता है कि दूसरों के साथ एम्पथी होनी चाहिए। एक अच्छा हमदर्द इंसान वही है जो दूसरों के लिए वैसा सोचे जो अपने लिए बिल्कुल। सोचता है। ये सारे बहुत कॉमन एक थीम्स हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं एम्पथी पे, लेकिन क्या हमें अपने सोसाइटी में ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत पॉजिटिव हमदर्द काइंड एम्पथेटिक सोसाइटी बन रहे हैं? मेरा तो नहीं ख्याल ऐसा हो रहा है। तो अब हम्म, ऑथर इसके ऊपर यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस जनरेशन में हमने एम्पथी को एज अ लेबल या एज अ वर्ड तो बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, लेकिन हम एट द सेम टाइम अगर कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर कर रहा है या उसकी डिफरेंट ओपिनियन है या उसकी डिफरेंट फीलिंग है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पेशली बच्चों में या टीनेजर्स में ये ऑब्जर्व किया गया है कि दे आर मीन टू दैम। तो अगर बुलिंग की बात हो रही है तो अब एक जो एक्सेप्टेड है कि हर किसी ने पॉजिटिव बोलना है, हर किसी ने ऐसे करना है, हर किसी ने एक खास मोल्ड है उसी को फॉलो करना है। तो अब अगर कोई बच्चा, कोई यंग अडल्ट उस मोल्ड में फिट नहीं हो रहा, उनकी हम्म, ओपिनियन डिफरेंट है, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि दूसरे उन पे लेबल लगा देते हैं कि ये एम्पैथेटिक नहीं है। और अगर किसी पे ये लेबल लग गया कि ये एम्पैथी नहीं रखता, तो बाकी हर किसी को एक तरह से हम्म, अनसेड लाइसेंस मिल जाता है कि वो उसके साथ बुरी कर सके। ऑथर ने यहाँ बुक में एक बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल भी दी है। आई वुड हाईली एनकरेज आवर लिसनर्स के वो बुक खरीदें, पढ़ें। और इसका बहुत अच्छा उन्होंने ना एक पूरा एक सिनेरियो बनाया है कि स्कूलों में या हमारे सोसाइटी में एम्पैथी को कैसे एज अ टूल यूज किया जा रहा है। कि बिल्कुल। इसको बजाय एक पॉजिटिव चीज होने के, एम्पैथी अब एक तरह से एक टूल आ गया लोगों के हाथ में कि वो इसको यूज करके इसके बहाने से दूसरों को मीनली बिहेव करते हैं, लाइक उन हम्म, दूसरों के साथ बुरा करते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग एम्पैथी। अब ऐसे यूज हो रहा है कि अगर कोई एम्पैथेटिक नहीं हो रहा तो उसके ऊपर सब वो एक तरह से हमला कर देते हैं कि आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, व्हाई आर यू नॉट बीइंग एम्पैथेटिक। उस एक बच्चे को या एक इंसान को सिंगल आउट करके आइसोलेट कर देंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें सिनेरियो बताया है। व्हाट डू यू से, निदा? बिल्कुल। ये एक मेरे लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही एकदम से वही वाली बात कि आप अपने इर्द गिर्द ये चीज देख रहे होते हो लेकिन आप कहते हो ओह अच्छा, ये दिस इज व्हाट इट इज। और मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट के जो है ना एम्पथी भी बुरी हो सकती है और किस तरह से है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और जो चीज़ जो बहुत जो मुझे एक जो इम्पोर्टेंट बात लगी कि जो एम्पैथी है वो मतलब यू कैन बी यू कैन बी एम्पैथेटिक विद वन पर्सन, टू और थ्री। यू कांट बी विद एवरीवन। ठीक है यस। ना? अब इस तरह से है कि एंड यू कैन बी अनफेयर अगर आप बहुत ज्यादा मतलब एम्पैथी अगर आप किसी के साथ रख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। बट अगेन आप अनफेयर होना शुरू हो जाते हो टुवर्ड्स अदर्स। हम्म। अगर जो है ना आप अब इसमें ये चीज आ जाती है कि अगेन वही चीज जो आप जिस तरह से बात कर रहे थे कि आप सिंगल आउट कर देते हैं, इस तरह की जो है वो कम्युनिटी जो है वो बची है क्योंकि जो नार्सिसिस्ट हैं दे आर वेरी गुड इम्पैक्ट्स एक्चुअली।
they हम्म। understand empathy better than anyone else. हम्म। क्योंकि use it, there is a concept of dark empathy. So हम्म। they are actually, क्योंकि आप दूसरे की फीलिंग्स को इतनी अच्छी तरह से समझते हो कि you can use that empathy against them. तो ये चीज जो है ना, हमारी अब जो सोसाइटी है उसमें ये चीज आती जा रही है कि यू हैव टू बी एम्पथेटिक टुवर्ड्स एवरीवन, बेशक वो कोई गलत काम भी कर रहा है। या। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि वो क्यों कर रहा है ऐसे। हाँ, उसका ठीक ट्रॉमा है, है, उसके मसाइल हैं। उसका पीछे से ट्रॉमा है, बट इट डजंट मीन कि उसकी वजह से आप दूसरे को नुकसान पहुंचा या। दो। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडर, और ये चीज हमने देखी स्कूलों में भी बच्चों के साथ देखी है कि देयर आर यू नो बच्चे जिनका जो है ना कोई जो है ना वो डिवोर्स पेरेंट्स की चल रही है, या देयर ब्रदर इज गोइंग थ्रू, ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग इज गोइंग थ्रू फेटल इलनेस या कुछ, तो उनके घर में प्रॉब्लम आ रही है एंड दे आर बीइंग सो रूड एंड बुली कर रहे हैं स्कूल में। लेकिन क्या है कि बाकी बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि यू नीड टू बी यू नो गुड टू देम एंड एम्पथाइज एंड, लेकिन इट डजंट मीन कि आप के उस एम्पैथी के चक्कर में जो दूसरे जो बच्चे हैं वो उनसे डरना शुरू कर दें और उनको उनसे हम्म। लाइक यू नो अगर कोई उनकी गलत बात भी सुने, या। तो ये चीज जो है वो इस तरह से, और इसी तरह से जो है ना वो आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट जो कि जो है ना राइटर ने जो है वो रेज किया है। अब नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो ये है कि किस तरह से जो है वो पेरेंटिंग में भी जो है ना इतना ज्यादा जो है वो थेरेपेटिक इन्फ्लुएंस आ चुका है। इसमें जो है वो राइटर ने एक बहुत अच्छी जो है वो इस तरह से स्टार्ट किया है, या ये एग्जांपल दी है कि या कहना चाहिए कि सिनेरियो को सेट किया है कि जो हमारी एज के जो लोग हैं दे आर मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बहुत डिफरेंट तरीके से रेज किया था, हमें डांट भी पड़ती थी। हम हमारी जनरेशन के तो जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो, ये एक जर्नलाइज्ड उस जनरेशन की पेरेंटिंग स्टाइल पे बात हो रही है। डांट भी पड़ती थी, बहुत सारे डिसीजंस जो है वो सिर्फ पेरेंट्स लिया करते थे। बहुत सी चीजों में जो है वो फीलिंग्स का बच्चों के ख्याल नहीं भी रखा जाता था, ठीक है ना। तो जब ये हमारी जनरेशन के जो है ना लोग बड़े हुए हैं, बड़े होके जब वो थेरेपी में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ लोग जो है वो थेरेपी में गए हैं, स्पेशली ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही है, क्योंकि ये सारी रिसर्च चीज और सब कुछ और एवरीथिंग वहीं पे होता है। हमारे वाले तो रिसर्च करते ही नहीं है शायद ऐसी चीजों पे। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जब वो लोग आए हैं थेरेपी में खुद से, और जब उनको जो है वो थेरेपिस्ट ने कहा हाँ भाई बचपन में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, दे आर नाउ लाइक अच्छा हमारे पेरेंट्स ने तो हमारे हमें इस तरह से बड़ा किया था, हम तो कभी हैप्पी थे ही नहीं बचपन में। या। अगेन वही जो वो आपकी वो जो मेमोरी लेन में आप वापस जाते हो और उसको डिफरेंट तरीके से सोचते हो, एंड दे आर नाउ मच मोर क्या कहते हैं, देयर बिहेवियर इज वेरी थेरेप्यूटिक टुवर्ड्स देयर अब जो बच्चे हैं, दैट्स हाउ हम्म। दे वांट। हमें उनसे हर बात पूछनी है, हमने हर जो है ना फैसला पूछ के करना है, हमने जो है उनकी इमोशनल और जो है ना फीलिंग्स का हर वक्त ख्याल रखना है। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो पेरेंटिंग में अब जो है वो आ चुकी है। बट द क्वेश्चन इज इट वर्किंग? Is हम्म। it making the kids more um, क्या कहना चाहिए, more and more anxious and depressed, या is it making strong and reliable adults? माया, आपका क्या ख्याल है ये सारी पेरेंटिंग के अराउंड? यस, तो आई थिंक जो बुक का सेकंड और थर्ड सेक्शन है, स्पेशली थर्ड सेक्शन,
वो बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग के ऊपर ऑथर ने डिटेल में डिस्कशन किया है। और अभी हमने पूरी पीछे जितनी भी डिस्कशन की है उसमें, जैसे हमने डिफरेंट आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम्स के, थेरेपी की वजह से या थेरेपी कल्चर की वजह से ये चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में या अपने कल्चर में स्पेशली अगली जनरेशन में देख रहे हैं। तो ये जो लास्ट के सेक्शन है इसमें ऑथर ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है पेरेंटिंग पे, कि अब इस कल्चर में या इस एनवायरनमेंट में एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले तो वही बात है कि जो पिछली सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनसे अवेयर होना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर कुछ ये चीज़ भी आई थिंक जो मैंने समझी है वो ये है कि जैसे हम हमारे पेरेंट्स ने हमें रेज किया, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत थी। लेकिन जो अब हमारी जनरेशन ने आगे से बच्चों को रेज किया है वो बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न ले लिया है कि हर चीज़ जो उनके साथ हुई बिल्कुल। थी उसका अपोजिट कर दिया। अच्छा, हमसे मशवरा नहीं लेते थे हमारे पेरेंट्स, हम हमेशा मशवरा लेंगे। लेकिन ऑथर का ये पॉइंट है कि बच्चों को स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि अगर 2-3 साल का बच्चा कह रहा है कि मैंने ये वेजिटेबल नहीं खाने, तो पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही गिव इन कर दें और कभी बच्चे को वेजिटेबल्स खिलाएं ही ना। तो ये बच्चे के लिए भी नुकसानदेह है, और बच्चा भी यही सीखेगा कि मैंने टेंट्रम करना है और मुझे जो है जो मैं चाहूँगा मुझे मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा रहूँगा मुझे अकोमोडेट कर देंगे। तो ये एक तरीके से हेल्पलेसनेस इंड्यूस कर देते हैं बच्चों में कि हमसे तो कुछ होना नहीं है, हमने हमेशा रो के अपनी चीज़ें मांगनी है, जिद कर लेंगे, एक तरह से ब्लैकमेल कर लेंगे। तो ये बिल्कुल। जो है ना, ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है, और पेरेंट्स की अपनी जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं कि उन्हें अगर पता भी है कि ये बात बच्चे के लिए सही नहीं है, वो फिर भी इतनी ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं कि हाउ टू हाउ टू लेट माई किड्स एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये कोई हम्म। सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में अभी आपने भी मेंशन किया कि डांट पड़ जाती थी, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स थे जो मारा भी करते थे, जो कि बहुत गलत हमारा भी। बात है। हम्म। मार कुटाई तो बहुत गलत बात है, लेकिन जहां तक डांटने का या फर्म होने का आता है सवाल, तो आई थिंक कि बच्चों के लिए एक गाइडेंस और एक फर्मनेस जो है पेरेंट की क्लैरिटी ऑफ माइंड कि ये डायरेक्शन है, हमारी फैमिली की ये वैल्यूज हैं, हम इस तरह जिंदगी गुजारते हैं, हमने अपने बड़ों से ये सीखा है, ये एक अच्छी बात है, इसको हम सब फॉलो करते हैं। तो एक जैसे वो एक अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज अपने बच्चों को देना, ये पेरेंट्स का सबसे आई थिंक जो एक बुनियादी मकसद है वो होता है। अब ये नहीं होता कि जैसा कि अब हमें देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स ने एक तरह से आउटसोर्स कर दिया है पेरेंटिंग को टू एक्सपर्ट्स, कि हमें साइकोलॉजिस्ट बताएंगे, हमें हेल्थ एक्सपर्ट्स बताएंगे कि हमने बच्चे के बिल्कुल। साथ कैसे डील करना है। लेकिन ऑथर का टुवर्ड्स द एंड उनका सबसे जो सॉलिड पॉइंट है वो ये है कि पेरेंट्स का काम है पेरेंटिंग करना, और ये एक्सपर्ट्स का काम नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि आपकी फैमिली डायनामिक्स क्या है, आपका फैमिली वैल्यूज़ क्या है, और वही आपने बच्चे को देनी है। उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो देनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बुरी चीज़ें भी ट्रांसफ़र करनी है। अब यहाँ पे आई थिंक वही गलती हुई कि बिल्कुल अपोजिट करने की बजाय हमें अपने पेरेंट्स से अच्छी चीज़ें लेके आगे पास ऑन करनी चाहिए थी, खुद से जो हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं वो पास ऑन करनी चाहिए थी। तो बजाय ये कि हम एक तरह के रेबेलियस उसमें आ गए कि हमारे पेरेंट्स ने सब गलत किया, हम बिल्कुल अपोजिट कर देंगे। तो अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं कि बच्चों में रेजिलियंस नहीं है, वो हेल्पलेस फील करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी बिल्कुल। नहीं है। और लाइफ तो ब्रूटल होती है, लाइफ में तो बहुत चैलेंजेस आते हैं, बच्चे सीख नहीं रहे उन चैलेंजेस को ओवरकम करना। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इस थेरेपी कल्चर का। और इसी पे ऑथर ने कंक्लूड भी किया है कि पेरेंट्स को ये अपना जो है ना रोल दोबारा से रिक्लेम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स का काम है पेरेंटिंग करना,
दे आर द एक्सपर्ट ऑन देयर किड्स। तो यही एक तरह से जब पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस होगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, तो वो एक कॉन्फिडेंट रिजिलियंट बच्चे रेज करेंगे। अब इसमें एक आई कंक्लूड विद दिस, आई वुड से थोड़ा सा फनी सा भी है कि जैसे हमारे टाइम में जब हम छोटे थे या जब हम बड़े हो रहे थे, तो बहुत बच्चे कुछ ऐसे होते थे जो बहुत हाइपर हैं, वो टिक के नहीं बैठ रहे हैं, इसको छेड़ रहे हैं उसको छेड़ रहे हैं। तो अब जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उनके जबान पे क्या होता था, ये बड़ा शरारती बच्चा है। अब वो इसी पे बात खत्म हो जाती थी। अब जो है, अगर बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, तो उसको एडीएचडी का लेबल मिल जाएगा, उसको डायग्नोस कर देंगे, उसको ड्रग्स दे देंगे। तो ये चीज़ जैसे कहते हैं ना, ओवरकिल है। तो ये चीज़ बिल्कुल। थोड़ा सा एक उसको वापस लाने की ज़रूरत है कि मे बी हर बच्चे को डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे सीख जाएंगे, ओवर ग्रो कर जाएंगे, और अपने इसी जो भी उनकी पर्सनालिटी की एक्सप्रेशंस हैं, और उसके पर्सनालिटी की वजह से जो मसाइल उनको आएंगे, उसी से वो सीखेंगे। तो ये आई थिंक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी कि हर चीज़ मसला नहीं है, हर चीज़ के लिए थेरेपी ज़रूरी नहीं है, और हर चीज़ जो है उसको डायग्नोस करने की भी शायद ज़रूरत नहीं है। Exactly. आप क्या समझती हैं? इज दिस अ फेयर कंक्लूजन? बिल्कुल माया, आपने इतने अच्छे तरीके से इस सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। और ये जो बात आप कह रहे थे कि पेरेंट्स नीड्स टू बी कॉन्फिडेंट, ये बिल्कुल जाके जो है वो दिल को लगती है। और ये चीज़ जो है वो जैसे राइटर ने भी एक्सप्लेन किया है, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स अब जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। दे 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 फील गिल्टी अगर उनके बच्चे हैप्पी नहीं है। हम्म। ठीक है? तो वो ना हर वक़्त उनको जो है ना हैप्पी रखने के लिए, और दे दे थिंक दैट जी 3 साल के बच्चे को भी इस चीज़ का को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि व्हाई वेजिटेबल्स आर गुड फॉर देम। हम्म। उनको इस कॉन्सिक्वेंस को बताने की ज़रूरत है। या। नो, 3 ईयर ओल्ड विल नॉट अंडरस्टैंड। यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस एज़ वेल कि किस एज में बच्चा जो है वो ठीक है। आप उसको अगर उस चीज को बताना शुरू कर दो, बट डोंट एक्सपेक्ट कि जो है ना वो हम्म। अंडरस्टैंड करेगा। अगर एंड अनदर थिंग इज कि जैसे वही अगर हम अपना सोचें, बहुत से पेरेंट्स बचपन में हमने देखे हैं, या कि जो है ना अगर जो है वो बच्चे वेजिटेबल्स या कुछ नहीं खा रहे होते थे, तो जो पकता था ठीक है यही खाओ, हम नहीं और कुछ दे रहे, नहीं है तो या। भूखे रह रहे तो आजकल के पेरेंट्स तो इस गिल्ट से ही मर जाए कि हमारा बच्चा भूखा है, अभी तक खा नहीं रहा, उसके पीछे ले लेके फिरेंगे। या। तो अनदर थिंग इज कि कॉन्सिक्वेंसेस बताने से, एक्सप्लेन करने से क्या इंसान बड़ा भी अंडरस्टैंड नहीं करता, until unless जब तक दे नॉट गोइंग टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। यस। ठीक है? तो हर छोटी छोटी चीज के लिए जो है, until unless कोई बहुत इतनी बड़ी बात नहीं है कि कोई इरिवर्सिबली जो है वो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हो रहा, लेट देम बियर द कॉन्सिक्वेंसेस। हम्म। ये भी एक चीज है। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गिल्टी फील करते हैं इन हम्म। सारी बातों पे, कि दे नीड टू मेक द किड्स अंडरस्टैंड एंड ब्रिंग देम टू देयर ओन, जैसे कहते हैं सेम पेज पे लेके आने की सही। जरूरत है, टू जी जी। अंडरस्टैंड। और जो है ना फिर हमने आगे लेके चलना है। नहीं, दे विल नॉट। ठीक है? हम्म। हर एज में थोड़ा थोड़ा बेशक आप उनको बताते रहो, लेकिन बट डोंट एक्सपेक्ट के आपको उनके ऊपर बास चीजों में, और आपको कोई उनके लिए बहुत के जो है ना बच्चे कहें कि वी लव यू एंड वी ऑलवेज लव यू, नो, दे विल हेट यू। इट्स हम्म। ओके हाँ, फॉर जब योर डिसीजंस एज वेल। डिसिप्लिन करने के लिए आई थिंक ये सेक्रीफाइस पेरेंट्स को देना पड़ेगा कि फॉर सम टाइम बिल्कुल। बच्चे ये समझेंगे कि पेरेंट्स आपके जैसे दुश्मन हुए हुए हैं, बट ओवर टाइम वो समझ जाएंगे कि हमारे वो भले के। समझ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओवर टाइम दे विल अंडरस्टैंड दैट।
तो आई थिंक दिस इज, और वो जो आप बात कर रहे हो, यस, के जो है ना, जो राइटर कह रहे हैं वो यही बात कर रही है कि नाउ इज द टाइम कि पेरेंट्स टेक बैक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट नीड एक्सपर्ट्स, ठीक है। हम्म। मतलब कि जो है ना, कि वही कि फैमिली डायनामिक्स नहीं पता, आप उनको, उन्हें नहीं पता, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, और ये जो एक्सपर्ट्स है इन्हें भी सब कुछ नहीं पता। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जितना ज्यादा आप जानते हो अपने बच्चे को, और कोई नहीं जानता, ठीक है ना। हाँ, अगेन विद अ डिस्क्लेमर, देयर आर अब्यूसिव पेरेंट्स, देयर आर पेरेंट्स जो कि जो है वो गलत करते हैं, लेकिन ह्यूमन रेस जो है वो पेरेंट्स की बेस पे ही अब तक जो है वो बड़ी होती आ रही है, और उन्हीं की उस पे आ रही है। जो वो एब्यूसिव पेरेंट्स है वो बहुत कम है दरमियान में। हाँ, ऐसे बच्चों को हेल्प की भी जरूरत होती है, एवरीथिंग, लेकिन ये हम एक ओवरऑल एवरेज और एक बिगर उस पे जो है वो बात कर रहे हैं। अच्छा, एक एब्यूसिव तो पेरेंट्स वाली उस पे मेरे जहन में एक और पॉइंट आया कि एक जो इसमें आयाट्रोजेनेसिस बैड थेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें एक फैमिली से एस्ट्रेंजमेंट का था। अब उसमें एक हम्म, पॉइंट ये भी आता है कि जैसे हमारा कल्चर है कि हमारे जिंदगियों में हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी इन्वॉल्व होती है। तो हम्म, अगर कहीं हम्म, किसी बच्चे के साथ एब्यूज हो रही है, तो उस बच्चे के पास एक्सटेंडेड फैमिली की अगर एक्सेस है, तो वो देख रहे हैं कई जगहों पे ऐसा भी बिल्कुल, होता है कि नानी दादी नाना या दादा वो पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि ऐसे ना करो। और ना करो, अगर एग्जैक्टली। फैमिली एस्ट्रेंजमेंट ज्यादा होती गई तो ये जो रिश्ते हैं ये हमारे पास नहीं रहेंगे, और ये जो एक नेचुरल चेक एंड बैलेंस है उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो महरूम हो जाएगी। और बल्कि ज्यादा चांस है कि अगर बिल्कुल ही आइसोलेटेड एक फैमिली है उसमें अगर अब्यूज हो रही है, तो बच्चे के पास तो हेल्प लेने के बहुत कम एवेन्यूज होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज़ किया है, बिल्कुल। और ये होता है, नाना-दादा जब घर में नानियाँ, दादियाँ, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चों को एक्चुअली जो है ना वो कम बात का तो ये शिकायत होने लग जाती है कि ये तो बिगाड़ है, हम इनको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उससे फिर भी मतलब दोनों तरह की अथॉरिटीज़ होती हैं, तो एक चेक एंड बैलेंस रहता है यस। उस चीज़ में। तो और क्योंकि ये जो एक वो न्यूक्लियर फैमिली का बहुत ज़्यादा वो होता जा रहा है, उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्चुअली बढ़ रही हैं। ठीक हम्म। है, वो एक वो कंबाइंड फैमिली की अपनी एक प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बहुत सारी जो इंडिविजुअलिटी की वजह से और कैपिटलिज्म की वजह से बढ़ रही हैं बाज़ प्रॉब्लम्स, वो भी अब नज़रअंदाज नहीं की जा सकती हैं। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, ये भी बहुत जो है वो वैलिड पॉइंट है। बल्कि आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, और बहुत सारी जो है वो इंसाइट होगी इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये जो रिसर्चेज हैं और ये जो बुक्स हैं, ये अमेरिकन बेस्ड रिसर्च पे हैं, और वहाँ की सोसाइटी के मुताबिक हैं। और बहुत सारी अब क्या हो रहा है कि ये जो सारी जो चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान में लोगों ने इम्प्लीमेंट तो करनी शुरू कर दी हैं, यही पेरेंटिंग स्टाइल या यही चीज़ें थेरेपी की आनी शुरू हो गई हैं। दे आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज ओवर देयर, बाज हैं जो इस चीज़ों को बहुत फॉलो कर रहे हैं, बाज हैं जो, बल्कि जो नए स्कूल हैं उन्हें तो होता है नई रिसर्च आई है पाकिस्तान में, इसको हमने जो है ना फॉलो करना है लाजमी, ये तो वहाँ से आ रही है। तो आई थिंक कि अब इस चीज़ को भी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं जो कि पाकिस्तान से जो हैं, उनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स बेटर कि हम जो सोसाइटी इस चीज़ से गुज़री है उसकी गलतियों से सीख ले पहले, अपने जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस चीज़ से गो थ्रू होने से पहले, आई थिंक वो ज़्यादा अक्लमंदी की निशानी है। तो आई वुड लाइक टू नो कि जो है ना, एंड आई एम श्योर माया यू वुड लाइक टू नो एज वेल, के
हमारे जो पाकिस्तान में जो फैमिलीज हैं और जो स्कूल्स हैं, उनका ये इस चीज के बारे में जो है वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, अभी आई थिंक कि अभी हम पाकिस्तान में आई एम श्योर के हालात इतने ज़्यादा थेरेपी के ख़राब शायद नहीं है। यानी बिल्कुल। मे बी इतनी, जैसे वो हमने टर्म यूज़ की एयरबोर्न, शायद अभी थेरेपी नहीं हुई। लेकिन ये इतनी आपका नहीं पॉइंट हुई है। बहुत बहुत अच्छा है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखा दिया है कि ये जो जनरेशन थी इसने बिल्कुल अपने पेरेंट्स के अपोजिट हर चीज़ एक्सपर्ट्स की मान के थेरेपी को बिल्कुल 100% ट्रू मान के हर किसी को थेरेपी दे रहे हैं, हर किसी से ट्रॉमा इंड्यूस्ड इमोशनल लर्निंग, इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने अप्लाई करके दिखा दिए हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान में अब ये अवेयरनेस आ रही है कि बाज़ रिश्तों में अब्यूज़ होती है, बाज़ रिश्तों में मैनिपुलेशन हो रही होती है, बाज़ लोगों को बहुत हम्म, सिवियर ट्रॉमा होता है। अब हमारे तो कल्चर में आप खुद देखें, जो पार्टीशन है उसका ट्रॉमा कितना सिवियर है। अब वो बहुत वो सही ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं तो निकल रहा है। लेकिन अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि अब हम थेरेपी अगर उसको आम कर रहे हैं या उसकी बात हो रही है कि थेरेपी लेनी चाहिए, थेरेपी एक इफ़ेक्टिव चीज़ है, तो मेरा है। ख्याल है कि ये बुक बहुत अच्छी है। और ये हमें समझने में मदद देगी कि ना सिर्फ थेरेपी लें बल्कि अच्छी थेरेपी लें। इस इस बिल्कुल। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाएं कि थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसा कि बाकी मेडिकल इंटरवेंशंस के होते हैं। तो आई थिंक कि मे बी ये हमारे पास तो और अच्छा मौका है कि हम बजाय वो जैसे आपने कहा कि बजाय ये कि यही सारा एक्सपीरियंस खुद करें, कि हम पहले बिल्कुल अपोजिट एंड पे जाएं फिर वापस आएं। हम तो उसको एक अच्छी बिगिनिंग के साथ जा सकते हैं कि यस, जहाँ जिसको थेरेपी की ज़रूरत है उससे थेरेपी दी जाए और उसको सपोर्ट दी जाए। और हर किसी को इस एक ओवर डायग्नोस्ड कल्चर में रहने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाती हैं। फैमिली अपने मसले खुद हल कर सकती है। बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको चैलेंजेस आएंगे, एंजाइटी फील होगी, बुरा फील होगा, शेम फील होगी, सैडनेस होगी। एंड दे शुड गो थ्रू दैट। यस, और वो उससे निकल सकते हैं। इतना नेचर ने इंसानों में रेजिलियंस रखी है कि आपको चैलेंज आता है, यू ओवरकम दैट एंड देन यू ग्रो एज अ ह्यूमन बीइंग। आप नए स्किल सीख लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू हम्म। बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ दोज इनकन्वीनियंट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस। सो या इट्स रियली एक्साइटिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक और ये सब डिस्कस करके। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान क्या, साउथ एशियन और भी हम्म। कंट्री से अगर कोई सुन रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि हम थेरेपी को आम करें, लेकिन उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस को सोच समझ के। बिल्कुल। और इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी हमारे लिसनर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अपने बच्चों के साथ या उनकी पेरेंटिंग स्टाइल के साथ, या वो वी वुड लाइक टू नो। प्लीज आप बिल्कुल। लोग कमेंट करो और अपने और जो हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एब्सोल्युटली। आप बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। हमें तो बहुत मज़ा आया है। होपफुली आप लोगों ने भी इस डिस्कशन को बहुत एंजॉय किया है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।